नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। उपचुनावों के नतीजे आने के 1.5 महीने बाद भी शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट का विस्तार अब तक नहीं हो पाया है। अब तक कई राउंड विचार विमर्श हो चुके, लेकिन नतीजा अब तक कुछ भी नहीं निकला। अब चर्चा जोरों पर है कि नए साल में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा। लेकिन सवाल यही, आखिर पेच कहां अटका हुआ है? आखिर क्यों मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा? एक अनार 100 बीमार जैसी क्या कोई समस्या सामने आ रही है? आपके मुद्दे में आज चर्चा इसी बात पर हम करेंगे। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। उपचुनाव में जीत के बाद से ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार अटका हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई बैठकें हुई, कई बार मंथन किया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, क्योंकि पेच सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार तक सीमित नहीं है। बीजेपी के अंदर कई और पदों को लेकर भी रार है। सबकी नजर शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर है। इसके साथ ही कार्यकारिणी और निगम मंडल में भी नियुक्तियां होनी है। वीडी शर्मा की नई टीम को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। साथ ही कई मंत्रियों के मंत्रालय बदले जाने की भी चर्चा है। अब बात अगर शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में फंसे पेंच की करें तो कई तरह की चर्चा जोरों पर है, जिसमें सबसे अहम सिंधिया समर्थक है। दरअसल सिंधिया अपने समर्थित विधायकों को मलाईदार मंत्रालय दिलाने की कोशिश में लगे। इसके अलावा एक समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट को डिप्टी सीएम भी बनाना चाहते हैं। इसके अलावा उम्र के फॉर्मूले पर भी मतभेद है। बहरहाल इन सियासी चर्चाओं के बीच ये तय माना जा रहा है कि इमरती देवी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर उनका राजनीतिक कद बरकरार रखा जा सकता है। साथ ही संगठन में 3 या 4 सिंधिया समर्थकों को पद मिल सकता है। समस्याओं को सुलझाने में बीजेपी आलाकमान जुटा हुआ है। हालांकि बड़ा सवाल बरकरार है कि इसके बाद समस्याएं क्या सुलझ जाएंगी या शिकायतों का नया दौर शुरू हो जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो सवाल इसी को लेकर, आखिर एक्सपेंशन क्यों नहीं हो पा रहा है? कृपा कहां अटकी हुई है? और हालात एक अनार 100 बीमार वाले क्या वाकई में ऐसे हैं? क्योंकि ना सरकार के स्तर पर कुछ हो पा रहा है और ना ही संगठन पर। बहरहाल खास बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से राकेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस की तरफ से हैं अजय सिंह यादव जी। बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का और बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। शुरुआत राकेश शर्मा जी आप ही से। एक बार फिर से कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन सिर्फ चर्चा तक ही ये रुक रही है। मकसूद भाई, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का विशेष अधिकार क्षेत्र। बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन चाहेंगे उस दिन मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। पर बार बार ये जो निकल के आता है कि क्यों पेच फंस रहा है, क्यों नहीं फंस रहा। मकसूद भाई, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को नहीं जानते वो इस तरह की बातें करते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है। हमारे पार्टी में सब नेता बैठकर इस हर विषय पर चिंतन मनन करते हैं। मध्य प्रदेश के स्तर पर हमारे नेताओं की बात हुई, फिर दिल्ली के स्तर पर हमारे नेताओं से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी से, अन्य नेताओं से इस विषय पर चर्चा हो रही है जी। और मकसूद भाई, दूसरी बात एक और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ आपके चैनल पे और निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी का समर्थक नहीं होता। हम एक परिवार के अंग हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल हुए वो सब भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, इस परिवार के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी का समर्थक नहीं है और कोई किसी के लिए लॉबिंग नहीं करता। ठीक। पार्टी नेतृत्व में लगातार चर्चा होती है। बार बार माननीय सिंधिया जी की जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बैठक होती है, उसके बाद अखबारों में मैं लगातार देखता हूँ, चैनलों पर लगातार देखता हूँ, यही बात दोहराई जाती है कि वो अपने लोगों को मंत्री बनाने के लिए मिले, अपने समर्थकों को पार्टी में ले जाने के लिए पर इस तरह की बातें उन बैठकों में नहीं होती। आप इन तमाम बातों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन राकेश शर्मा जी फिर इंतजार आखिर क्यों करना पड़ रहा है? देखें, 2 आपके अहम मंत्री जिनके पास अहम मंत्रालय थे, एक गोविंद सिंह राजपूत, दूसरे तुलसी सिलावट, तो पहले उन्हीं पर बात कर लेते हैं। वो चुनाव जीतने के बावजूद कैबिनेट का हिस्सा नहीं है और जो मंत्रालय या जिन मंत्रालयों का कामकाज वो देख रहे थे उन पर भी तो इसका असर पड़ेगा ना। जब मुखिया नहीं रहेगा डिपार्टमेंट में तो काम कैसे होगा, बताइए। मकसूद भाई, आपके पास कोई व्यक्ति आया या आपके किसी रिपोर्टर के पास कोई व्यक्ति आया कि फलाने विभाग में मेरा काम नहीं हो रहा या
फलाने विभाग में काम नहीं हो रहा या काम नहीं चल रहा। मध्य प्रदेश सरकार बहुत अच्छी तरह से चल रही है। मध्य प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है कोविड-19 से लड़ने की। दूसरी प्राथमिकता जो हमारी है वो माफिया के खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे मिलावटखोर हो, इनके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और मकसूद भाई, आपके सामने परिणाम भी दिखाई दे रहा है, आपके चैनलों पे भी दिखाया जाता है कि किस तरह से अच्छा राकेश शर्मा के जी, मकानों को वैसे तो मुझे अजय सिंह यादव के पास जाना था, कब्जे करें, लेकिन आप अगर आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं ना कि अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई मुखिया नहीं बैठा है या मंत्री नहीं है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो फिर आप उन लोगों को रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं जो कि चुनाव हार चुके हैं? ये तो एक तरह से संवैधानिक दायित्व भी बनता है कि जो लोग हार गए फिर उन्हें रिलीज कर दिया जाए। उनके इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे हैं, जो जीत चुके हैं उन्हें मंत्रिमंडल नहीं मिल रहा है। मकसूद भाई, हमने जिन लोगों को मंत्री बनाया उनका कार्यकाल 6 महीने का रखा जाता है कि 6 महीने तक हम किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। मकसूद भाई, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा होगी तो मकसूद भाई को भी मध्य प्रदेश में मंत्री बना के 6 महीने रखा जा सकता है। नहीं, मैं यही ठीक हूं। हो या ना हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार क्षेत्र है। और कहीं भी कोई नियम, कायदे और कानून को नहीं तोड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल आप निश्चित रूप से रखिए। कांग्रेस पार्टी इतनी अच्छी पार्टी और इतनी सीधी पार्टी नहीं है कि हम कोई नियम कायदे तोड़ दे और कांग्रेस पार्टी शांति से बैठी रहे। अजय जी, बहुत शांति से आप बैठे हुए हैं, मतलब इतना सब कुछ हो रहा है देश से लेकर प्रदेश में, और आप इतने खामोश इसीलिए बैठे हैं क्योंकि सरकार जो है वो बिल्कुल संवैधानिक दायरे में रहकर तमाम काम कर रही है। देखिए मकसूद जी, मध्य प्रदेश की सरकार जो कि जनादेश से नहीं धनादेश से बनी हुई है, तो धनादेश से बनी हुई सरकार जिस तरह से चलती है उसी तरह से चल रही है। मध्य प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा काम हो गया है। केवल और केवल अपनी हिस्सेदारी, अपना शेयर, किसने सरकार बनाने में कितना योगदान दिया, उस हिसाब से काम हो रहा है। मुझे आप बताइए, अभी राकेश शर्मा जी ने कहा कि जो नेता विधायक नहीं है उन्हें 6 महीने मंत्री बनाना, तो अधिकार है। मकसूद भाई को भी मंत्री बना रहे थे 15 साल में। बताइए ऐसे और कितने भाजपा के कार्यकर्ता मंत्री बने जो विधायक नहीं रहे हैं? केवल ये सिंधिया जी के समर्थकों को ही क्यों ये सुविधा मिल रही है, जब भारतीय जनता पार्टी सबके लिए एक है, रीति नीति सिद्धांत सब कुछ एक है, तो भाजपा के किसी कार्यकर्ता को 15 साल में क्यों नहीं मिला इस तरह का मौका? तमाम अयोग्य रहे होंगे। सिंधिया जी के साथ आए हुए नेता विशेष योग्यता रखते हैं, इसलिए उन्हें 6 महीने विशेष योग्यता के आधार पर काम दिया जा रहा है। सिंधिया जी सरकार बनने के बाद 15 बार भोपाल आए होंगे, शिवराज सिंह चौहान जी के बंगले पे जाते हैं, दबाव बनाते हैं, कभी कोई बात सामने नहीं, उन मुद्दों की बात आई जिनको लेकर इन्होंने सरकार गिराई थी। कभी उनकी मुलाकात के बाद यह आया कि अब हम किसान कर्जा माफी का ये तो आपके सवाल और आरोप है ना अजय जी, वो कह तो रहे हैं अगर कोई भी ऐसा वो संविधान के से अलग जाकर काम करेंगे तो फिर तो खूब हो हल्ला होगा, प्रदर्शन भी हो जाएंगे, विरोध भी हो जाएंगे और बाकी और तमाम काम हो जाएंगे। मकसूद जी, हमें चिंता भारतीय जनता पार्टी की जोड़ तोड़ नहीं है, हमें चिंता है मध्य प्रदेश की जनता की। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 8 महीने से मध्य प्रदेश में जिला सरकार ठप हो गई है। 8 महीने में शिवराज सिंह चौहान जिलों में प्रभारी मंत्री नहीं बना पाए। आप बताइए, अंधेर नगरी नहीं है तो क्या है? जबकि सरकार कहती है कि जिला सरकार के तहत जिले के स्थानीय स्थानांतरण, जिले के तमाम काम प्रभारी मंत्री के माध्यम से होते हैं, लेकिन 9 महीने होने वाले हो गए। 9 महीने होने लेकिन राकेश जी कह रहे हैं ना कि कोई एक आदमी आया क्या शिकायत करने के लिए? वो तो कह रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, तो खुली चुनौती है। बताइए किसको कहां परेशानी हो रही है, संबंधित विभाग में कोई काम अटका पड़ा हो तो? मकसूद जी, मैंने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति है, तो अंधेर नगरी में तो यही होता है कि हर चीज को सही मान लिया जाए। आप कह रहे हैं खनन पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। आज एनजीटी ने रायसेन और सीहोर के कलेक्टर को नोटिस जारी किए अवैध खनन के लिए, राकेश जी को पता ही नहीं है और कह रहे हैं खनन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। 33,000 करोड़ का कर्जा लिया है इस सरकार ने। सारी योजनाएं बंद करने के बाद आपने कर्जा माफी बंद किया, आपने सस्ती बिजली के बिल बंद किए। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल 8 महीने में 17 रुपए बढ़ गया। छत्तीसगढ़ में 10 रुपए कम है। आप यहाँ झुंझुना पकड़ाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय रेटों की वजह से होता है, तो छत्तीसगढ़ में क्यों उन्होंने वैट कम कर रखा है? केवल और केवल जनता का शोषण कर रहे हैं। 3 बार बिजली के दाम बढ़ाए गए इस 8 महीने में, लेकिन मस्त है क्योंकि अपना अपना हिस्सा
सिंधिया जी को राजस्व चाहिए, परिवहन चाहिए, ये तो आरोप स्वास्थ्य है ना आपके। चाहिए, अच्छा राकेश जी, महिला आप बाल काउंटर विकास करना चाह रहे हैं, कर लीजिए, फिर जनता के डॉक्टर लिए शर्मा कुछ के नहीं पास जाएंगे। चाहिए। सुन लीजिए जुमले नए नए। इतनी बड़ी राहत दे दी सरकार ने, एक पैसे का सेस के ऊपर जो सेस था वो खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं सरकार कुछ राहत नहीं दे रही है लोगों को महंगाई से। आप कमाल कर रहे हैं। मतलब मकसूद भाई, मेरा एक निवेदन है कि कांग्रेस के विद्वान साथी जो 15 माह की सरकार है उसमें रोज कम से कम 1500 से 1800 ट्रांसफर रोज होते थे। तो अभी भी वो ट्रांसफर की बात कर रहे हैं कि जिला सरकार बनाइए और वहां ट्रांसफर उद्योग शुरू कर दीजिए। हमें ट्रांसफर उद्योग चलाने की जरूरत नहीं है। और ये जो कहते हैं ना अवैध उत्खनन पे क्या कर रहा है, मुझे बोलने दीजिए भाई साहब मुझे बोलने दीजिए, भाई साहब मुझे बोलने दीजिए, व्यर्थ की बातचीत मत करिए। आपको ज्ञान होना चाहिए। जिला मुझे बोलने दीजिए, आपकी बौखलाहट में समझते हैं, मुझे बोलने दीजिए। अजय जी, राकेश जी प्लीज इस तरह मत कीजिए। सब अपने अपने लिहाज से पढ़कर आए, सब ज्ञानी है, सब अपना अपनी बात करिए। राकेश जी प्लीज कंप्लीट कीजिए, डॉक्टर शर्मा से बात करेंगे फिर। देखिए मकसूद भाई, दूसरी बात, ये बहुत पेट्रोल डीजल करते हैं। राजस्थान में 39% पेट्रोल महंगा है और 29% डीजल। हिंदुस्तान में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल राजस्थान में मिलता है। अब ये अजय जी से पूछ लीजिए कि वहाँ कितना सस्ता करवाने वाले हैं। तीसरी बात, एक और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार क्या काम कर रही है, ये रोज न्यूज चैनल पे भी दिखता है और अखबारों में भी दिखता है। वो 15 माह की कमलनाथ सरकार क्या काम कर रही थी वो भी दिख रहा था। और उसके बाद अभी उपचुनाव हुए हैं, उसमें जनता ने हमें जिताया है। 19 स्थानों पे हमें सफलता मिली है। ये जो कहते हो ना आप बिकी हुई सरकार है, पैसे से खरीदी हुई सरकार, तो ये आप मध्य प्रदेश की जनता का अपमान करते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मध्य प्रदेश की जनता का अपमान करना बंद कर दीजिए। और आपकी सरकार में तो आपके ही मंत्री सर्टिफिकेट देते थे, उमंग सिंगार हो चाहे गोविंद सिंह जी हो। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, ये सरकार बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। और जब आवश्यकता होगी मुख्यमंत्री जी को, वो अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर देंगे और जिसको चाहेंगे, जिस विभाग में बिठाना चाहेंगे बिठा देंगे। आप तो ये चिंता करो कि नेता प्रतिपक्ष कब बनेगा कांग्रेस का और कमलनाथ जी की जगह अध्यक्ष कौन आएगा, ये आप चिंता करो। हमारी सरकार की चिंता मत करो, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जनता ने जवाब दे दिया है। जनता ने जवाब दे दिया है चुनाव में। और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की क्या दुर्गति हो रही है, इसका जवाब भी जनता दे रही है। चाहे बेंगलोर के चुनाव की बात कर लो, चाहे जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात कर लो, चाहे गोवा की बात कर लो, जनता जवाब दे रही है, आपको जवाब दे रही है। राकेश जी, लेकिन जनता की सहूलत के लिए कैसे देखें आप? राजस्थान का जिक्र तो कर रहे हैं पेट्रोल के मामले में, छत्तीसगढ़ सरकार का भी जिक्र कर लेते, वहां भी कांग्रेस की सरकार है। मतलब भोपाल का नागरिक जो है वो 91 रुपए से ज्यादा चुका है 1 लीटर पेट्रोल के लिए, और रायपुर का जो व्यक्ति है वो 82 या 83 रुपए चुका रहा है। तो थोड़ा सा उसको भी ध्यान रखिए ना, थोड़ी सी राहत या रियायत भोपाल के लोगों को भी दे दीजिए, मध्य प्रदेश के बाकी लोगों को दे दीजिए, अच्छा ही होगा। हो तो 1 रुपये सेस पर से 1 पैसा सेस पर से सेस आपने खत्म कर दिया, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा रुपए में कर देते पैसे की बजाय। डॉक्टर शर्मा, ये बताइए कि आखिर कैबिनेट का जो एक्सपेंशन है वो कहाँ और क्यों अटका हुआ है? मतलब एक तरफ 2 लोग जो विधायक में चुनाव में जीत कर आए हैं, उपचुनाव में, वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन जो हार गए वो ज़रूर कैबिनेट का हिस्सा हैं, उनके इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे हैं। और काम पर कितना असर पड़ रहा है कितना नहीं, अगर कोई शिकायत मिलेगी तो इसी से तय होगा कि कहाँ काम हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। जी मकसूद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे देश में एक एक्सपीरियंस्ड सीएम के रूप में जाने जाते हैं और वो किसी भी समस्या का समाधान निकालने में बहुत माहिर है। पुरानी कहावत है कि कोई बड़ी समस्या हो तो उसको निपटने के लिए उसको लिंगर ऑन करते जाओ। ठीक वही स्थिति आज मध्य प्रदेश में कैबिनेट एक्सपेंशन के मामले में हो रही है। किंतु 2018 के पहले शिवराज सिंह चौहान जो सीएम थे वो डिसीजन लेने में बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे और फ्री थे जी। लेकिन 2018 के बाद इस चुनाव के इस 2020 के जो घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी जी। उसके बाद 2 फैक्टर उनके बीच में काम कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर तो सेंटर का इंटरफियरिंग बढ़ गया है, एक। दूसरा, जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसके पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा कारण है जी। अब आपको इन 2 कारणों के कारण सीएम साहब वो डिसीजन नहीं ले पा रहे जो वो पहले अपने अनुभव के आधार पर लेते थे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेच तो उलझा है,
इसके 3 कारण हो सकते हैं मेरी नजर में। जी। पहला कारण है कि जो बीजेपी की सीनियर लीडरशिप है, जी, यानी बीजेपी के बीच में जो बैलेंसिंग करना है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके सामने। क्योंकि ऐसे सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो रीवांचल से मान लो, चाहे वो महाकौशल से, वहां खाली पड़ा है। मतलब बीजेपी के सीनियर लीडर्स बिल्कुल एक भी कैबिनेट में नहीं है। पिछले बार कैबिनेट में आपने देखा होगा कि 5 में 2 सिंधिया के, फिर 28 में 12 सिंधिया के, यानी 14 सिंधिया के रेस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स बीजेपी के थे। तो बीजेपी की लंबी फहरिस्त है जिनको समायोजित करना एक कठिन समस्या है। इसके क्यों? क्योंकि अपकमिंग डेट्स में लोकल बॉडीज के इलेक्शन दूसरा भी पॉइंट हैं। डॉक्टर शर्मा। दूसरा कारण एक बहुत बड़ा है जो शायद दिख नहीं रहा है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि पोर्टफोलियो का कारण है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो इस समय, इसके पहले चुनाव के पहले गोविंद सिंह राजपूत के पास था। जी, इस डिपार्टमेंट के को लेकर एक बड़ा टकराव है सिंधिया जी और बीजेपी के अंदर, क्योंकि सिंधिया जी चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट उनको मिले, यानी गोविंद राजपूत को मिले। लेकिन शिवराज सिंह वो की जो कांग्रेस पिछले कमलनाथ 3 बार का सरकार में भी तो कार्यकाल उन्हीं के है, पास था। उसमें उन्होंने राजस्व भी उन्हीं के पास था तब। उन्होंने उसमें हम सब सर, ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु है मकसूद जी। हाँ, प्लीज बताएं। कि वो जो डिपार्टमेंट है वो हमेशा उनके क्लोज व्यक्ति के पास रहा है, जबकि यहां ये क्लोज तो नहीं माने जाते हैं। बात कुछ आती है तो सिंधिया जी के साथ ही जाएंगे, वो शिवराज जी के साथ तो जाने वाले हैं नहीं। तो एक ये कारण। दूसरा, अभी कुछ वक्त है, क्योंकि 2 जनवरी को ये जो 3 मंत्री हैं जिनके अभी तक इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, उनकी पोस्ट भी अभी भरी जी। है। तो केवल 2 पोस्ट ही खाली है। तो उस दिन तक तो कम से कम ये खाली बनी रहेंगी। तो 2 तारीख की जुलाई के बाद फिर 5 पोस्ट दिखाई देंगी। एक दूसरा, जो सिंधिया जी का दबाव है, वो दबाव इतना हावी हो रहा है उनके पास कि उस दबाव के कारण वो अपने लोगों को मैनेज करने में कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना कर रहे हैं। इसके कारण अभी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। एक बात जरूर चल रही है। डॉक्टर शर्मा के चौथा पॉइंट में बता सकता हूं, या प्लीज मैं चाहता हूं उस पर आप चर्चा करें। डॉक्टर शर्मा, चौथे पॉइंट पर चर्चा जरूर करें। क्या इस सब के बीच क्या सीबीडीटी की वो रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है जो ये एक्सपेंशन लुक रहा है? क्योंकि बहुत से लोगों के नाम पे हो सकता है पुराने मंत्रियों पर भी सवाल हो। मकसूद जी मैं इसी पर आ रहा था, आपने अपने आप ही बोल दिया है। सीबीडीटी इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट आईटी की भेजी है, उस पर उन्होंने एक्शन लेने का जो बोला है, हाँ। वो एक बहुत बड़ा इस समय बीजेपी या कांग्रेस दोनों पार्टीज में एक बड़ा फैक्टर है, जिसके कारण कुछ मंत्री जो आज भी शिवराज कैबिनेट में हैं, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, वो कुछ एमएलए जिनके नाम हैं। और ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको बताएं, जब गोविंद राजपूत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में थे, उस समय के तत्कालीन जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, उनका नाम इस लिस्ट में है। इसके जवाब दीजिए राकेश शर्मा जी, फिर अजय सिंह से काउंटर लेंगे। इसके कारण इनको ट्रांसपोर्ट देना। राकेश शर्मा जी जवाब दीजिए कि 4 अलग अलग पॉइंट्स डॉक्टर शर्मा ने डिटेल में बताए, लेकिन मैं चाहूंगा आप चौथे पॉइंट पर जरूर अपनी बात रखें। देखिए मकसूद भाई, मैं तो शुरू से जो 4 पॉइंट रखे सब पे बात करना चाहूँगा और चौथे पॉइंट पे भी बात करना चाहूँगा। पहले भी मैं आपके चैनल पे इस विषय पे बात कर चुका हूँ और आगे भी बात करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारी मंशा, हमारे कार्य करने की पद्धति स्पष्ट है। हम अगर कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो हम लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ मध्य प्रदेश में कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और बीडी शर्मा जी ने भी ये कहा। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मेरे विद्वान साथी पत्रकार बंधु से क्या सिंधिया जी आके बात करते हैं, या शिवराज जी बात करते हैं, या बीडी शर्मा जी बात अब कुछ चीजें तो दिख जाती है ना शर्मा जी, क्योंकि ये जिस तरह की अटकलेबाजी चल रही है। नहीं, मेरा एक निवेदन है भाई साहब, मकसूद भाई, एक बड़ा निवेदन है मेरा कि भारतीय जनता पार्टी को जानने वाले इस तरह की बातें इस चीज को आप छुपा नहीं सकते। मैंने कहा आप नहीं जा सकते जहां तक एक पत्रकार जाता है, आप नहीं जा सकते। आपकी सीमा है, हमारी सीमा नहीं है। हम किन किन लोगों में बैठते हैं आप वो कल्पना भी नहीं कर सकते। बियॉन्ड द बाउंड्री लाइंस। आप पार्टी के वर्कर हैं, आप पार्टी के अच्छे हाँ, लेकिन हमारे पास बाउंड्री लाइन नहीं है। हम उन लोगों से बात करते हैं जो हमें एक एक दिल की बात बता देते हैं कि आपके अंदर कांग्रेस में क्या चल रहा है और बीजेपी में क्या चल रहा है। इसलिए हम न्यूट्रल बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल फैक्ट बोल रहे हैं। ये सच्चाई है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। जैसा कि अभी आप कई चीजें हैं जो मैं चैनल पर बोल नहीं रहा हूं। नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। ठीक है, मत बोले राकेश शर्मा जी, आप बोलिए, बात कंप्लीट करें फिर आगे बढ़ेंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं
कि जहां रवि नहीं जाते वहां कवि और पत्रकार पहुंच सकते हैं। जहां रवि की रोशनी और किरण नहीं पहुंच पाती है वहां कवि और पत्रकार पहुंच जाते हैं, मुझे मालूम है। पर भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से आप महाराज अच्छी तरह से वाकिफ हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये सब नहीं चलता जिस बारे में आप बात कर रहे हैं। आज एक और बात कहना चाहता हूं, जिस 5वें विषय पे तो आपने प्रकाश ही नहीं डाला। अभी मलमास चल रहा है सरकार, मलमास चल रहा है, और मलमास में अच्छे काम मैंने कहा, अरे अब मैंने वो भी कहा, इस सब पे रोक लग जाती है मलमास में। आप तो मैंने वो भी कहा कि 15 जनवरी के ब्राह्मण है, आप तो ब्राह्मण इस बात को अच्छी तरह से वाकिफ है। शर्मा साहब, मैंने ये भी कहा, मलमास कहा, खरमास का बोला मैंने कि खरमास के बाद 15 जनवरी के बाद वो हो सकता है, ये भी बोला मैंने। नहीं अजय जी अब काउंटर से राकेश शर्मा जी अपना पक्ष रखिए। बताइए, बहुत से सवाल हैं भाई डिपार्टमेंट्स की, चाहे वो उसके बंटवारे का मामला हो या फिर हाल ही में जो सीबीडीटी की रिपोर्ट आई है उस वक्त का मामला हो। अगर जो सवाल उस वक्त की सरकार पर उठ रहे हैं तो उस वक्त की सरकार का जो हिस्सा थे, तो क्या वो इन सवालों से बच जाएंगे? क्या वो बेदाग रहेंगे? देखिए मकसूद जी, मैं आपके सामने एक चीज कहना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल को आप देखिए, परिवहन, राजस्व, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, पंचायत ग्रामीण विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति, पीएचई, ये तमाम विभाग ही मध्य प्रदेश के सबसे मलाईदार विभाग माने जाते हैं। और ये तमाम विभाग उन नेताओं के पास हैं जो कि 2 साल पहले कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे जीते थे और जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी। तो क्या ये संयोग हो सकता है? क्या ये किसी डीलिंग का हिस्सा नहीं है कि ये सरकार गिराने से पहले डीलिंग थी कि हम आपको इस तरह के मलाईदार लाभदार पद देंगे और आप हमारी सरकार बनवाइए? ये सरकार कभी भी इस तरह के जोड़ तोड़ और दबाव से बाहर निकल ही नहीं पाएगी। ये सरकार जब तक चलेगी सिंधिया जी और उनके समर्थकों के रिमोट कंट्रोल से चलेगी, और ऐसी सरकार कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकती है। आप ग्वालियर चंबल में आपके 15 मंत्री हैं, जहां आपके 22 विधायक हैं, और महाकौशल और बिंद में आपके 25-25 विधायक हैं और केवल 2-2 मंत्री हैं। बताइए, ये क्या मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल है या फिर ये गठबंधन की सरकार है? आप स्वीकार कर लीजिए कि हमें क्योंकि सरकार चाहिए थी इसलिए हमने तमाम तरह के समझौते किए, प्रदेश के हितों के साथ समझौता किया, भाजपा के कार्यकर्ताओं के हितों के साथ समझौता किया और सत्ता की मलाई ले ली, और गठबंधन की सरकारें ऐसी बनती रही है देश में। आपने हरियाणा में पहली बार के विधायक दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये तो आपकी पुरानी रीति नीति है। अजय जी, खैर आपकी सरकार तो 15 महीनों में चली गई, एक अलग मसला है, लेकिन जिन डिपार्टमेंट का आप जिक्र कर रहे थे, ये डिपार्टमेंट तो आपकी सरकार में भी इन्हीं लोगों के पास थे ना, सिंधिया जी के करीबियों के पास थे। देखिए मकसूद जी, हमारी सरकार के दौरान जब ये विभाग इन नेताओं के पास थे, तब वो नेता हमारी पार्टी में पिछले 30-40 साल से सेवा कर रहे थे। वो भाजपा छोड़कर नहीं आए थे हमारे पास। वो गोविंद राजपूत कांग्रेस से 4 बार विधायक रहे, तुलसीराम सिलावट 4 बार कांग्रेस के विधायक थे, बिसाऊ लाल सिंह 5 बार से कांग्रेस के विधायक थे। वो कोई सौदेबाजी नहीं थी। इनमें से कई नेताओं को हम मंत्री भी नहीं बना पाए थे, लेकिन अनुभव नहीं बदला ना। राजनीतिक संघर्ष और राजनीतिक जमीन और अनुभव तो है ना उनके पास इतना ही। अब बस ये कि पहले पंजा छाप था, कमल छाप था। हमारी सरकार में 6 मंत्री थे और इसमें 15 मंत्री हैं। 6 और 15 का फर्क देखिए मकसूद जी, वही संख्या वही गुट, और 6 की जगह 15 लोग मंत्री बन के बैठ गए हैं। और अब उन्हें चाहिए नगर निगम के 5 महापौर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन में 40% हिस्सेदारी, और भारतीय जनता अभी तो आपके आरोप है ना, आप सबूत कहाँ है? तो फाइनल कमेंट कर दे राकेश शर्मा जी, वाइंड अप कर देंगे, फिर दिखाई देगा जैसे ही नगर निगम चुनाव होंगे। ग्वालियर, राकेश शर्मा जी देंगे आपको इसका जवाब। राकेश शर्मा जी को चाहिए, नहीं तो सरकार गिरा देंगे सिंधिया जी, फिर से चले जाएंगे। मकसूद भाई, मैंने बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व तय करेगा किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व देना। ठीक है, हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि कांग्रेस में हिस्से बंटते थे, और वो अजय सिंह जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस में हिस्से बंटते थे, और कौन कौन से मलाईदार विभाग थे ये इनको मालूम है। मैं तो 15 साल की सरकार में भी नहीं समझ पाया था कि कौन से मलाईदार विभाग है, और अभी 8-9 महीने की सरकार में भी नहीं समझ पाया, पर अजय जी ने 15 महीने में ही समझ लिया कौन से मलाईदार विभाग। बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, ये जो एक्सपेंशन है वो कब तक होगा, क्या होगा, जाहिर है ये मुख्यमंत्री का अपना अधिकार है संवैधानिक, लेकिन जल्द हो। अगर जो काम रुके पड़े तो फिर वो भी रफ्तार पकड़े। बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात डॉक्टर शर्मा बने रहेंगे।